नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश गुप्ता और आज का हमारा ये प्रोग्राम आधारित है एजुकेशन सिस्टम में हो रहे नए नए परिवर्तन को लेकर के। और इसके लिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है मिशन परिवर्तन। और आज इस बारे में अपने विचार, अपने थॉट्स हमें बताने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मिस्टर अनिल चौधरी को, जो चेयरपर्सन हैं अथर्वा डिफेंस एकेडमी के और लगभग 10 सालों से एजुकेशन सिस्टम में और लोगों को एजुकेशन देने के इस विभाग से जुड़े हुए हैं। साथ ही वो एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं और एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अनिल चौधरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनिल जी, जैसा कि हमने बताया कि हमारे प्रोग्राम का नाम है मिशन परिवर्तन, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अथर्वा डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की हुई है, तो उसके पीछे आपकी थॉट्स क्या थी कि किस वजह से आपने ये एकेडमी शुरू की और मिशन परिवर्तन आखिर है क्या? देखिएगा सर कि सबसे बड़ी चीज़ है हमारी जो शिक्षा है, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके का है। इस एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम में वो है हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज की, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जी। और आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल जो सिस्टम है, फिजिकल अप्रोच है, वो बच्चों की कम होती जा रही है। हाँ, लगभग ना के बराबर हो गई। हाँ बिल्कुल, ना के बराबर ही आप लगा के देख सकते हैं। जी, जी। मोस्टली आप जाएंगे गांव के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन शहरों में अब उस चीज़ का जो विकास है वो कम होता जा रहा है। तो इसको करने का हमारा जो मेन मकसद था मिशन परिवर्तन, वैसे हमारा जो मोटो है ये 2016 में आया है। अच्छा जी। एकेडमी की जो शुरुआत है वो 2011 में हुई थी जी। और एकेडमी की जो ट्रेडिशन है, एकेडमी की जो फाउंडेशन है, उसकी नींव जो है वो इस बेस पे रखी गई कि हमको नौजवानों को मोटिवेट करना है किस चीज़ के लिए, मेंटल कैपेबिलिटी के लिए और फिजिकल एबिलिटी के लिए, ताकि वो देश के लिए कुछ कर पाएं। इसलिए हम डिफेंस के लिए ऑफिसर्स और सोल्जर्स तैयार करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। जी। तो अनिल जी, जैसे आप पिछले 10 सालों से इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, तो आपने खुद भी एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन को बहुत नज़दीक से देखा है। तो किस किस तरह के परिवर्तन आपने देखे हैं कि पहले एजुकेशन सिस्टम एक डिकेड्स पहले या 2 डिकेड पहले कैसा था और आज के दिन कैसा है? जी, अब जैसे हम बात करते हैं हमारे ग्रैंडफादर की या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर की, तो उस टाइम में जो सिस्टम था, उस टाइम में ना तो कोई कोचिंग सेंटर्स होते थे, ना कोई एकेडमीज होती थी। उस टाइम में था कि आपको कुछ ना कुछ करना है और उस टाइम में भावना होती थी, एक फीलिंग्स होती थी कि हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। तो एजुकेशन का मतलब ये था कि आपकी मोरल वैल्यूज़ को अपग्रेड करने का। जी, एक एथिक्स होते थे उसमें। एथिक्स बिल्कुल थे सर, जो आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि कमियां उनकी होती जा रही है। जी। तो उस टाइम के जो लोग थे वो शरीर से भी मजबूत थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो जैसे हमने जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जो हमारे परदादा जी थे, वो उस टाइम से उन्होंने लाहौर से 10वीं किया था। जी जी जी। और लाहौर से 10वीं करना जो था उस टाइम के अंदर बहुत अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो। हाँ जी। तो उन्होंने वो किया और वो हेडमास्टर रहे स्कूल के अंदर। और उसके बाद जो हमारा जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है, दे ऑल आर ऑफिसर्स। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि उनसे जो हमको सीखने को मिला कि हमें शिक्षा में क्या करना है, उन्होंने हमें जो सिखाया कि आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ है, आपके जो नैतिक मूल्य हैं, वो कुछ ना कुछ मान्य रखते हैं और इस मान्य चीज़ों को आपने आगे लोगों तक पहुंचाना है। और आगे जो नौजवान जो लोग हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनसे आपने इतना उनको मोटिवेट करना है कि वो देश के लिए कुछ ना कुछ कर पाएँ। तो हम उस चीज़ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं। तो ये मानता हूँ कि मैं वो जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई जी। तो कहीं ना कहीं वो खून में वो चीज़ें थी कि जिन्होंने आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित किया जी। कि आप डिफेंस एकेडमी के लिए जाएं। और तो आपका जो आपने बताया कि बैकग्राउंड ये रहा है, तो कहीं ना कहीं जब आप खुद पढ़ते थे तो क्या शुरू से आपकी ये सोच थी कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है या मेरा स्ट्रीम रहेगा? आपका क्या सपना था जब आपने जब ये सोचा? देखिए, जिस टाइम अभी जैसे मैं बात करता हूँ 10th की जी। 10th में अगर हमारी बोर्ड मेरिट आ जाती है, जैसे मेरी बोर्ड मेरिट आई है, और जो फैमिली है, फैमिली में मोस्टली इंजीनियर्स हैं, जी। लाइक माय फादर वाज सब डिविजनल ऑफिसर। तो उस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो उनकी एक मनोदशा होती है कि हम भी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं। और उस टाइम बच्चा जो है, बच्चे को कुछ मालूम नहीं होता। तो मैं भी एक ऐसा ही बच्चा था। मेरा कोई ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूं या वो करूं। तो मैं भी उस एक कह सकते हैं आप उस रैबिट रेस का हिस्सा रहा। अच्छा। हाँ जी। बहुत अच्छी, मतलब आपने बिल्कुल खुल के अपने दिल की बात हमसे शेयर की है ये। और मुझे लगता है अनिल जी कि कहीं ना कहीं इंडिया में
बच्चा, किसी भी बच्चे से आप पूछिएगा कि बचपन में आपने को क्या बनना है, तो 100 में से कहीं ना कहीं 90+% बच्चे यही बताएंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। जी हाँ, जी। तो एडवोकेट बनना है, यही सपना होता है जब बच्चे को कुछ नहीं पता होता। लेकिन पेरेंट्स का एक शुरू से ही एक दबाव, एक ऐसा वो एक ब्रैकेट बना देते हैं बच्चे के दोनों तरफ कि हाँ आपको ये चीजें करनी है, अगर आप ये चीज करेंगे तभी आपको समाज में एक अच्छी नजर से देखा जाएगा। जी। कहीं ना कहीं वो प्रेशर बच्चे के ऊपर शुरू से ही होता है। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, जी। उसके अलावा अभी जैसे हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में जो स्पोर्ट्स पर्सन है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स का भी एक अच्छा इंपॉर्टेंस बन गया है बहुत ज्यादा। अब जो बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो स्पोर्ट्स में आगे निकल सकता है और निकल भी रहा है। पिछले 15-20 सालों में दर्शकों हमने देखा भी है कि जो स्पोर्ट्स में जो लोग आए हैं, चाहे वो पढ़ाई में इतने अच्छे ना रहे हों, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर उनके पास टेक्निक है, वो पैशन है और उनका दिमाग इतना मजबूत है कि हाँ हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो हमारे पास इस चीज़ के एग्जाम्पल्स बहुत हैं आज के दिन कि जो लोगों ने स्पोर्ट्स में देश का नाम देश विदेश में बहुत ऊपर किया है। जी। जैसे आप फोगाट सिस्टर्स का नाम सुन सकते हैं, विजेंद्र सिंह जी का नाम सुन सकते हैं, बॉक्सिंग के अंदर बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, क्रिकेट हो, सुशील कुमार हैं जी। क्रिकेट के अंदर वीरेंद्र सहवाग का नाम आप सुन सकते हैं, जिन्होंने हमारे देश का, हरियाणा के ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश का नाम इतना ऊपर किया है। जी जी जी। तो बदलते परिवेश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना बदला है। और अनिल जी, मेरे जहन में एक सवाल आता है कि हम देखते हैं अक्सर कि एक एकेडमी होती है और एक कोचिंग सेंटर होता है, तो क्या ये दोनों चीजें एक है या फिर ये अलग अलग हैं? देखिए, चाहे वो कोचिंग सेंटर है चाहे वो एकेडमी है, जी। जो एकेडमी चला रहा है या कोचिंग सेंटर चला रहा है, कोई ना कोई उसका निदेशक है, कोई ना कोई डायरेक्टर है या चेयरमैन है। तो सबसे पहले जिसने उस कोचिंग सेंटर या एकेडमी को स्टार्ट किया है, उसका मेन मोटो क्या रहा है, उसका मेन प्रिंसिपल क्या है इस चीज को स्टार्ट करने का। तो हम ये देख सकते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं। इवन दो जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का भी ये सोचना है कि भैया इस कोचिंग सेंटर में दिलवाएं या इस कोचिंग सेंटर में दिलवाएं, और वो उसी कोचिंग सेंटर में उसका दिलवाते हैं जहां पे फीस कम होती है। मोस्टली 70% लोगों की यही थॉट है, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हमें अपने बच्चे का जो परिपूर्ण विकास है वो किस तरीके से करना है। तो कोचिंग सेंटर की जहाँ तक हम बात करें और एकेडमी की जो हम बात करें, एकेडमी जैसे आपने नाम सुना होगा NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या फिर IMA जिसको हम कहते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो एकेडमी का मतलब है जहाँ पे बच्चे को मेंटली डेवलप किया जा रहा है, जहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाई जा रही है, जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई जा रही है, जहाँ पे उसकी मॉरल वैल्यूज को अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ पे उसको डिसिप्लिन में रखा जा रहा है, जहाँ पे उसको पंक्चुअल बनाया जा रहा है, जहाँ पे उसको एथिक्स सिखाए जा रहे हैं, जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप की जा रही है, उसका मतलब है एकेडमी। मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट, चौतरफा विकास जिसे हम कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप उसको कह सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस इंसान ने अपने सिद्धांत के ऊपर किसी एकेडमी का शुरुआत किया है, तो एक अच्छी चीज़ है अगर वो नौजवान को एक अच्छी दिशा में लेकर जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है किसी भी पेरेंट्स को या फिर किसी भी बच्चे को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो एकेडमी ये चीज़ सिखा रही है या नहीं सिखा रही है। मतलब कुछ ना कुछ बच्चे को उसमें अपने आप को एनरोल करते हुए एक होमवर्क करना चाहिए जी, कि किस एकेडमी में मुझे अपने आप को लेकर जाना है, मेरा मोटिव क्या है और क्या वो एकेडमी मुझे वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगी। जी जी। और साथ ही जो कोचिंग सेंटर है उसमें क्या फ़र्क है? कोचिंग सेंटर के अंदर जैसे आप कह सकते हैं कि आज के टाइम में SSC, बैंकिंग और ये चीज़ें, कोचिंग सेंटर का मतलब है जहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर अपग्रेड किया जा रहा है। जो टीचर्स सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर आपको चीज़ को सिखा रहे हैं। जैसे हमने ये देखा है कि जो बच्चा +2 तक करके आया है, ये मैंने खुद ने भी देखा है कि +2 करके आया है तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस रहता है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी अपग्रेड नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ये लिमिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज अगर जहाँ पे स्टार्ट हो गई तो वो कोचिंग सेंटर से एकेडमी बन जाएगा। और जितने भी मैंने आपको 7-8 पॉइंट बताए हैं वो एक एकेडमी के कहने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए हर किसी एकेडमी को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रूल्स रेगुलेशंस हायर अथॉरिटीज़ लाइक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जी जी, और जैसे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनका ये रूल रेगुलेशन और ये प्रिंसिपल हर किसी कोचिंग सेंटर और एजुकेशन सिस्टम वाले के लिए होना चाहिए, चाहे वो स्कूल जरूरी कर देना चाहिए, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो कोई एकेडमी है, चाहे वो कोचिंग सेंटर है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और एक जनरल एक सोच होती है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो आर्ट्स में जाएगा जी, और पढ़ाई में ठीक ठाक है तो वो कॉमर्स में जाएगा। लेकिन जो ब्रिलियंट बच्चे हैं
वही सिर्फ मेडिकल या नॉन मेडिकल में जाएंगे। आप सहमत हैं इस चीज़ से? नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूँ। पहले तो मैं आपसे खुद ये पूछना चाहूँगा कि ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट का मतलब यही है कि बच्चा हमेशा 95-98% मार्क्स लाया हो, फर्स्ट आया हो, ग्रेड उसको बहुत अच्छा मिला हो। ठीक है उन सर। चीज़ों से। अब एक चीज़ है कि आज आप एक चीज़ इतिहास उठाकर देख लेना इस चीज़ का, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिस बच्चे के 90-95% है वो कितना व्यवहारिक है, बिल्कुल ठीक बात है। उसका बिहेवियर कैसा है, और वो कहीं ना कहीं किताबी कीड़ा तो बन के नहीं रह गया ऐसे। वो उसका फोकस कहाँ पे है। हाँ। उसका फोकस सिर्फ वहाँ तक है कि उसको सिखाया जा रहा है स्कूल और सिर्फ कोचिंग सेंटर, स्कूल और कोचिंग सेंटर, उसका सिर्फ ये उसका डिसिप्लिन है, यही उसको करना है, चाहे उसको दिन को करना है चाहे उसको रात को करना है। जी, एक लाइफ साइकिल बन गई है। स्कूल से आए, खाना खाया आपने, ट्यूशन के लिए चले गए, वहां से आए, आपने थोड़ी देर टीवी देखा, फिर आपने डिनर किया और आप सो गए। जी, कहीं उसमें पेरेंट्स के साथ कोई डिस्कशन नहीं है, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सिर्फ आप एक किताब में आप रटाफिकेशन जिसे हम बोलते हैं कि आपने वो चीजें क्रैम कर ली और आपने वो चीजें आगे लिख दी उसके अंदर। आप ये मान के चलिए उस चीज़ का कहीं पे यूज़ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। उस चीज़ का यूज़ ये है कि सिर्फ ठीक है आपको डिग्री मिल जाती है, आप उस एग्जामिनेशन तक वो सीमित है। हाँ जी, उसके बाद जो आपको करना है, आपको गृहस्थी चलानी है, आपकी फैमिली आएगी, बच्चे होंगे, फिर आपको आगे और नए लोगों से मिलना है, तो वो किस तरीके से मिलना है, तो वो सारी चीज़ आती है। और जैसे आपने कहा कि आर्ट्स की जो बात है, आर्ट्स में जैसे हमारी एक बच्ची है अभी, जैसे आपने नाम सुना होगा, अथर्वा डिफेंस एकेडमी से जो निकली है, माउंट एवरेस्ट जो चढ़ के आई है, किलीमंजारो जो जाके आई है, शिवांगी पाठक जो सबसे कम उम्र की बच्ची है और अभी हर जगह छाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके दिमाग के अंदर भी ये था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। अब कहने का मतलब है, सोच इंसान की ये होती है कि मैं ये बन जाऊं। हाँ। ड्रीम ये होता है, लेकिन असल में बनना क्या है ये डिपेंड करता है उसके असली काउंसलर पे, और उसका असली काउंसलर कौन है? उसके पेरेंट्स। जी, सबसे पहले तो वही है। जी, सबसे पहले वो हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हर जगह ब्रिलियंट बच्चे हैं, हर जगह नॉमिनल बच्चे भी हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में अगर उनके अंदर दम है और उनके अंदर दम पैदा किया जाए। तो अगला सवाल मेरा ये आता है जहन में कि आपसे मिलने से पहले और आपसे मिलने के बाद एक स्टूडेंट में क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन आता है उसमें? ये तो सर आप हमारे बच्चों से जाके पूछिएगा। नहीं, फिर भी लोगों की फीडबैक आपके पास जरूर आती होगी। ठीक है सर, 85% अच्छा रहता है, लेकिन 15% हो सकता है, क्योंकि हर टाइप की सोसाइटी है, हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप की मेंटलिटी है, हर टाइप के लोग होते हैं। तो 85% ये है कि हमारा बच्चा सेटिस्फाई होता है जब हमारे पास आता है, कोई भी काउंसलिंग के लिए आता है, तो उसको हम अच्छे से बताते हैं, हम उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग के 2 सेशन होते हैं हमारे। एक हमारे जैसे मेन जो काउंसलर है वो करते हैं, इसके लिए हमने स्पेशल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रखे हुए हैं। दैट्स गुड। और उसके बाद फिर हमारे पास भी, जैसे मैं हूँ वहाँ पे एकेडमी पे, तो मेरे पास भी बच्चे आते हैं। तो कहने का मतलब है उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें ये पता लग जाता है कि ये बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, और जब जिस टाइम वो बैठा है और जिस टाइम उसका बात करने का जो तरीका है, जेस्चर से उसके समझ में आ जाता है कितना पोटेंशियल है इसमें। यही हमने एक्सपीरियंस लिया है अभी तक। ठीक है, बिल्कुल। जो हमें किताबी ज्ञान में नहीं सीखा, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान में सीखा। और मेरा ये कहने का मतलब है हमने वो प्रैक्टिकल भी किया और किताबी ज्ञान भी लिया है जी। और सर, जैसे बात हुई कि करियर काउंसलर की, कि जो आपको काउंसलिंग दे सकता है इस चीज़ में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों की शुरुआत स्कूल से ही हो जानी चाहिए, स्कूल टाइम से ही वो चीज़ें शुरुआत हो जानी चाहिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बजाय कि हम ये थोपें बच्चे के ऊपर कि अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मैं ये उम्मीद करूं कि मेरा बच्चा वही मेरे सपने पूरे करे, और मैं ये चीज़ें छोड़ दूं कि मेरे बच्चे के सपने क्या हैं, वो खुद क्या बनना चाहता है जी। तो उन चीज़ों में। और साथ ही एक बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग सा ये स्टेटमेंट है कि बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली का, रिलेटिव्स का, स्कूल का, कि उसको बहुत अच्छा करना है, लेकिन अगर कहीं उसको लगता है कि उसके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए तो रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद वो कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करता है अपनी ज़िंदगी के साथ कि जो कई बार मौत के कगार पर जाकर के ख़त्म होते हैं जी। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि कितनी करियर काउंसलिंग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी ज़रूरी है? देखिए सर, जो आपका ये जो सवाल है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ उठती है लाइफ। जो आपकी लाइफ है, लाइफ में आपको बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। लाइफ सिर्फ आपकी सीमित नहीं है आपकी पढ़ाई तक। चाहे आप सोसाइटी में किसी को भी ले लीजिएगा, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा करे। और एक हेरिडिटरी फैक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक्टर का बेटा एक्टर, सिंगर का सिंगर। हाँ जी, ये चीज़ चली हुई है। जैसे हेरिडिटी है, कोई मतलब स्मार्ट है, कोई हैंडसम है, कोई लंबा चौड़ा है, तो वो हेरिडिटी फैक्टर है। तो ये भी एक बीज वहाँ पे डल चुका है। एक्चुअली फैमिली से उसको उस तरह का माहौल मिलता है, अपब्रिंगिंग में वो माहौल मिलता है उसको। और कहीं ना कहीं ये जो आप जो बात कर रहे हो, सुसाइड की बात कर रहे हो, और उससे पहले ड्रीम्स को थोपने की बात कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे बड़ा जो विकास होता है बच्चे का, वो स्कूल से होता है।
क्योंकि फर्स्ट जो स्कूल है वो घर है, ठीक बात। और सेकंड स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ाई के लिए जा रहा है। तो कहने का मतलब है जहाँ पेरेंट्स हैं, जहाँ टीचर्स हैं, और टीचर्स के साथ साथ हर स्कूल में काउंसलर्स का होना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। जो चीज़ आपने बताई, ये एक्टिविटीज़ हमारे एरिया में और बड़े एरियाज़ में, मेट्रो सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो पाता है जी। उस चीज़ के लिए। और जहाँ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है तो डेफिनेटली वहाँ पे लास्ट उपाय आपके पास क्या बचता है? क्योंकि हमारी सोच ये बनती है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, तो मैं भी ये चीज़ करूँ, मैं भी ये चीज़ करूँ। ठीक बात है। तो जब इंसान के दिमाग में उसको ये पता लग जाएगा, उसको एनालाइज हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, और पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझ जाएंगे, काउंसलर्स भी इस चीज़ को समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली बच्चा डेवलप ही करेगा लाइफ के अंदर। अच्छा, जैसे हमारा जो हिसार शहर है उसके आसपास में बहुत ज़्यादा गांव है, और मुझे लगता है कि जो गांव के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, आपके एकेडमी में भी आते होंगे, तो गांव के बच्चों को कितना एक्सपोजर मिल पाता है इस चीज़ के लिए, और शहर के बच्चों की बनिस्बत कितना वो कर पाते हैं? क्योंकि देखिए, इक्वल सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल चीज़ें हैं, आगे नौकरी करने के या सेल्फ एम्प्लॉयड होने के सबके मौके बराबर हैं, लेकिन किसको कितनी काउंसलिंग मिल पाती है? देखिएगा, जो पहले तो इसमें हमें डिफरेंस देखना होगा कि गांव का जो बच्चा आ रहा है और जो सिटी का जो बच्चा आ रहा है। सिटी के जो बच्चा है मोस्टली एजुकेटेड फैमिली का मिलेगा जी। तो उसकी जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि उसका जो एथिक्स है वो कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और मोस्टली जो आप गांव के बच्चों की बात कर रहे हो, दे हैव द फार्मर बैकग्राउंड, उनका बेसिकली किसान फैमिली बैकग्राउंड है जी। तो इतनी एजुकेशन वहाँ पे नहीं हो पाती है। लेकिन घर के अंदर कोई अगर एजुकेशनिस्ट है, अगर एजुकेशन से जुड़ा हुआ आदमी है, तो उनको मोटिवेट कर सकता है। लेकिन उनमें डिफरेंस सिर्फ इतना आता है, गाँव वाले बच्चों की मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है, शहर वालों स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, फिजिकली गांव वाले बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब बात आती है आपकी थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर कि एग्जाम के अंदर इतने मार्क्स लेने हैं, आपको क्या चीज़ें करनी है, स्पेशल आपका, जैसे हमारे पास डिफेंस के लिए जैसे बच्चे आते हैं, जैसे आपने देखा होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में आपने सुना होगा, तो ये सोचते हैं कि हम सैनिक बन जाएं। ऑफिसर बनने के लिए 100 में से एक बच्चा सोचता है। हाँ, क्योंकि उनकी सोच को कहीं ना कहीं दबाया गया है, और दबाने वाला कौन है? उसका एनवायरनमेंट, उसका वातावरण। तो मेरा कहने का मतलब है, जो मिशन परिवर्तन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस मिशन परिवर्तन के तहत हमें जो करना है, हमें धीरे धीरे उस चिंगारी को जगाना है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक ओवरनाइट कोई परिवर्तन आएगा। हाँ, उसके अंदर इसके अंदर हमें चिंगारी को जगाना है, और हमें ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना है। ये मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम नहीं कर सकती है। इस चीज के लिए हमें मिलके काम करना होगा, कलेक्टिव एफर्ट है। हाँ जी। और आपकी जैसे 2 एकेडमी है, तो आई थिंक एक एकेडमी सोल्जर्स और एक ऑफिसर्स के लिए ऐसे काम करती है जी। अभी देखिएगा कि एक जब हम मेंटल लेवल के ऊपर आते हैं तो ऑफिसर लेवल वाले को हम अलग काउंसिल करते हैं, और सोल्जर लेवल वाले को अलग काउंसिल करते हैं। तो उसके लिए हमारा हिसार के अंदर जो है एक जो एकेडमी है, जैसे दिल्ली रोड के पीछे एमसी कॉलोनी के अंदर है हमारी, जो ऑफिसर्स जोन है, इसको हमने जोन बनाया हुआ है, ऑफिसर्स जोन, जहाँ पे हमारे डिफेंस ऑफिसर्स तैयार होते हैं। दूसरा हमारा ऋषि नगर के अंदर है, अथर्वा का ही है, वहाँ पे हम बेसिकली सोल्जर्स तैयार करते हैं। और उनको हम अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई अलग है, और उनकी जो मोटिव अलग है, उनके फिजिकल डेवलपमेंट एक जैसी है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो अलग अलग है उनका। जी जी जी। तो इसलिए हमने उन चीज़ों को अलग रखा हुआ है। हाँ जी। अच्छा अनिल जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एजुकेशन सिस्टम में हम बात करते हैं कि बहुत कमियां हैं, तो हम उन कमियों को दूर करने के लिए, उसके रिफॉर्म के लिए हम कैसे काम करते हैं? ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह है और है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिएगा सर, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम की जो आप बात कर रहे हैं, मोस्टली कोई भी है, चाहे आप हो या फिर मैं तो इस चीज़ से निकल चुका हूँ, आपकी भी मैं बात नहीं करूँगा, मैं किसी और थर्ड पर्सन की बात करता हूँ। मोस्टली आप यही देखते हो कि मेरे बेटे के 85% आ रहे हैं या 80 अबव आ रहे हैं, तो उसको ये समझेंगे कि ये ब्रिलियंट है। जैसे आप ब्रिलियंट की जो बात कर रहे हैं, आजकल वैसे एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं 95 प्लस हो गई है, 97, 98। हाँ जी। कट ऑफ इतने ज्यादा हाई होने लगे हैं कि मतलब पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता कि मेरा बच्चा आगे करेगा क्या। राइट। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि कमियां जो है, नंबर 1 ये है कि हर स्कूल के अंदर काउंसलर होना जरूरी है, हर कॉलेज में काउंसलर होना जरूरी है, जो हर बच्चे का ध्यान रखे और उस बच्चे के बारे में ये बता पाए कि ये बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है, जो बन सकता है, जो फ्यूचर के अंदर जो बन सकता है वो बताना उसके बारे में जरूरी है। जी जी जी। दूसरा जो सिस्टम आता है हेरिडिटरी फैक्टर, जैसे हमने बात की, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, इस प्रथा को खत्म करना होगा। जो बच्चे के अंदर जो दम है उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको बनाना होगा हमें, चाहे वो आर्ट्स से रिलेटेड है, चाहे मेडिकल से रिलेटेड है, चाहे नॉन मेडिकल से रिलेटेड है, चाहे कॉमर्स से रिलेटेड है। तो उस तरीके से हम उस सिस्टम को कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि
जैसे किसी एकेडमी का रिजल्ट कोई भी कोचिंग सेंटर लगा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये भी हमने पाया, ये भी हमने देखा है। इसके भी हमने सर्वे किए। जैसे हमारी एकेडमी के रिजल्ट्स हैं, किसी और कोचिंग सेंटर वाले ने लगा दिए। ये चीज़ हमें पता चली हमारे बच्चों से, जो बच्चों ने जो बताया। अच्छा, इस चीज़ में ये काम भी होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं करप्शन है इस चीज़ में भी। देखिएगा, करप्शन एक अलग चीज़ है। ये चीज़ है कि आपको बच्चे को कैसे गैदर करना है किसी भी कोचिंग सेंटर में। मेन मोटो हर किसी का ये है कि मतलब हम बच्चा कैसे भी ग्रैब कर लें। क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है बजाय कि क्वालिटी के ऊपर। एग्जैक्टली, और क्वालिटी के साथ बेसिकली हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हैं। क्वांटिटी के ऊपर हम कभी जीते नहीं हैं जी। तो हमारा टीम का मोटो सबसे बड़ा यही है। अच्छा जी, इसके बाद जो आता है आपका कि ठीक है बच्चा आपका ग्रैब हो गया, उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं बच्चे का जो जिस सिस्टम में वो जाना चाहता है तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी काउंसलिंग नहीं हो पाती है, या फिर उस चीज़ के लिए उसको बताया नहीं जाता है, प्रैक्टिकली नहीं बताया जाता है कि आपका 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जो भविष्य है वो क्या होने वाला है, क्या होगा। और जो जैसे हम गांव वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, गांव वाला बच्चा सबसे बड़ी चीज़ देखता है फीस। और जहां उसको सस्ता लगेगा, जो ब्रांड उसको सस्ता लगेगा वो ब्रांड वो खरीदेगा जाके। वो कोई ऐसा ब्रांड नहीं खरीदेगा कि जो महंगा होगा, लेकिन उसको वो ब्रांड देखने के लिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अलग है और जो हमारे क्लॉथ्स का या फिर हमारे शूज़ का जो ब्रांड सिस्टम है वो अलग है। बिल्कुल। तो एजुकेशन सिस्टम कोई ब्रांड नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की कुछ क्वालिटीज़ है, अगर वो क्वालिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती है तो डेफिनेटली आपको वहाँ जाना चाहिए। उसमें हमें फ़ीस को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। और इससे पहले मैंने एक चीज़ और रिफॉर्मेशन के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमें ये भी देखना चाहिए जो उस एकेडमी या कोचिंग सेंटर का कोई डायरेक्टर है या चेयरमैन है, उसकी सोच क्या है, उसका विजन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने मुद्दा उठाया ये कि उसका विजन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है जी। कौन कौन उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या एकेडमी से कौन लोग ऐसे हैं जो पास आउट हुए हैं और जो आज के दिन जो एक अच्छा नाम रखते हैं इन चीज़ों में। हाँ बिल्कुल, पता होना चाहिए बच्चे को और उसके पेरेंट्स को। इसके बाद कहीं ना कहीं करप्शन भी होती है। जैसे हमने ये देखा है कि डिफेंस में खासकर कि सोल्जर्स एंट्री के अंदर हम 5 लाख दे देते हैं, 10 लाख दे देते हैं, हमारा बच्चा लग गया है या लगा देते हैं उसको। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है एजुकेशन के अंदर। अगर ये चीज़ जब तक रहेगी तब तक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अनिल चौधरी जी, इस तरह की चीज़ों को लेकर जैसे आपके सेंटर हिसार में हैं, बट इस तरह की वर्कशॉप्स वगैरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं हिसार या हिसार से बाहर भी? देखिएगा, इससे बाहर भी हमारा डिफरेंट इंडिया के अंदर डिफरेंट लेवल पे हमारी वर्कशॉप्स होती है मोटिवेशन की। और ख़ासकर जो एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो डिफेंस के अंदर जो ऑफिसर्स बनते हैं जो बच्चे, उनके लिए स्पेशल। तो उसके लिए राजस्थान हो गया, हमारा एनसीआर रीजन हो गया, इवन दो महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ तक भी हम जाते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और लोग हमें बुलाते हैं और हम डेफिनेटली वहाँ जाते हैं और वर्कशॉप्स होती है हमारी, 2 से 3 दिन की वर्कशॉप्स होती है और हम बच्चों को वहाँ पे मोटिवेट करते हैं उन चीज़ों के लिए। जी जी जी, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने डिफेंस एकेडमी भी खोली हुई है। साथ में आप साइकोलॉजिकली बच्चों को एक सही मार्गदर्शन करते हैं उनका और मोटिवेट करते हैं उन लोगों को। बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम में इन चीज़ों की। तो साथ के साथ एजुकेशन सिस्टम को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, इस चीज़ के बारे में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री भी मुखातिब हुए थे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कि एजुकेशन सिस्टम में किस तरह की कमियां हैं। और उसमें एक चीज़ ये निकल के आई थी कि आजकल बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो या तो टीवी को और या फिर मोबाइल को देते हैं, जो एक फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों की। बच्चे गेम सारे खेलते हैं लेकिन वो सारे के सारे मोबाइल के ऊपर खेलते हैं। बाहर निकल करके जो आपके और हमारे टाइम में था, चाहे वो गली क्रिकेट हो, चाहे वो गिल्ली डंडा हो, वो जमाना जा चुका है, खो-खो हो, कबड्डी हो, वो जमाना जा चुका है। तो वो एक यूं लगता है कि जैसे हम किसी एक ऐसे युग की बात कर रहे हैं कि जो बीत गया है। वो मतलब जैसे हम कलयुग और द्वापर युग की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही लगता है। त्रेता युग की बात करते हैं तो वो युग सही में बीत चुका है। क्योंकि हमारे वक्त के अंदर और आपके वक्त के अंदर, उस टाइम के अंदर जो खुले मैदान थे वो खुले मैदान खत्म होते जा रहे हैं। और जो अर्बनाइजेशन सिस्टम है, उस अर्बनाइजेशन के अंदर ये सबसे बड़ा इसमें डेवलपमेंट का भी हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है आज के दिन। अगर आप देखें तो गलियों में अंदर तक कमर्शलाइज हो गया है, तो बच्चों को खेलने की वैसे भी जगह नहीं है। ठीक है, तो बाकी देखिएगा टेक्नोलॉजी, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, ये जितना डेवलपमेंट हो रहा है अच्छी चीज़ है बिल्कुल। लेकिन हमें कोई चीज़ अच्छी हो रही है वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपका सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर रेगुलेशन सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन सिस्टम, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। सेल्फ डिसिप्लिन सिस्टम और सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे हम बात करेंगे, हमारे घर के अंदर भी जो बच्चे हैं, चाहे वो 5 साल के 6 साल के होते हैं, तो वो डिमांड करते हैं मोबाइल की। तो हमने घर के अंदर एक रूल बनाया है। उस रूल के तहत ये है कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली में हर
एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये रखा है कि आप घर के अंदर सिर्फ एक मोबाइल, शाम को हम सब इकट्ठे होंगे अच्छा जी। और सब घर वाले वार्तालाप करेंगे, आपस में जो डिस्कशन है वो करेंगे। हाँ हाँ। और इससे क्या होगा, इससे हम आपस में खुले रहेंगे, जी जी। क्योंकि बॉन्डिंग बढ़ती है, बॉन्डिंग बढ़ती है। और एक बच्चा इधर बैठा है, पेरेंट्स मतलब फादर उधर बैठे हैं, मदर उधर बैठे हैं मोबाइल्स लेके, तो इस चीज़ को हमें करना होगा किसी ना किसी तरीके से कम। तो हमने रूल ये बनाया हुआ घर के अंदर, हम सब मोबाइल्स को एक जगह पे मतलब साइलेंट करके रख देते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। और सिर्फ एक मोबाइल को हम रखते हैं। अच्छा। और पूरे घर के अंदर अगर किसी को जरूरत होती है या कोई भी हमारा जानने वाला, वो उसी मोबाइल के ऊपर कॉल करता है। तो हम ये चीज़ को फैला रहे हैं, ये भी एक परिवर्तन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। तो अनिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपकी जो एकेडमी है वो बाकी एकेडमी से किन मायनों में अलग है? देखिएगा सर, सबसे बड़ी बात है कि ये भगवान का आशीर्वाद है और फैमिली का साथ है और आप जैसे दोस्तों का साथ है। इसमें जो हमारी एकेडमी जो औरों से अलग है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है आपका डिसिप्लिन, जो ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन से हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हमारी एकेडमी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। दूसरा, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ, क्योंकि टीचर हर जगह होते हैं और अच्छा पढ़ाने वाले भी होते हैं, बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम जगह पे दिया जाता है। तीसरा, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, फिर आपकी मॉरल वैल्यूज़ को अपग्रेड करना होता है, आपके करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करना होता है, साइकोलॉजिकल सिस्टम को डेवलप करना होता है। ये चीज़ हमारी और लोगों से अलग है, जो हमने सर्वे किया है और जो लोगों से पता किया है, तो इस चीज़ का हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो अनिल चौधरी जी, आज आपसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उनके रिफॉर्म के बारे में, आपके एक्सपीरियंस जान करके बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, बच्चों के ऊपर अपने सपने थोपे ना, उनके खुद के सपने क्या है वो भी उनसे ज़रूर बैठ कर के एक दोस्त की तरह से उनसे डिस्कस करें, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। इन्हीं सब सोच के साथ, इन्हीं सब थॉट्स के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अनिल जी, हमारा आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।